वेलकम टू एफ सदार चैनल। बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जिसे हम शॉर्टली एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। पहले तो हम ये देखें कि असल में सिस्टम बना क्यों था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, पहले जो सिस्टम थे उनमें क्या था, यानी और ये जो सिस्टम बना है इसने क्या क्या फ़ायदा दिया, यानी अगर इससे पहले हम सिस्टम नहीं था तो तब क्या चीज़ें थी या क्या डिफ़िकल्टी थी जिनको दूर करने के लिए हमें ये सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। बच्चों, जब से आपके पास दुनिया बनी है हर चीज़ ऐसे नहीं है, हर चीज़ डेवलप हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम के आहिस्ता आहिस्ता टाइम डेवलप हुआ है, इंसान ने तरक्की की है तो उसके बाद चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। मसलन हम अपनी एग्जांपल ले लें कि हम ये जो कपड़े पहनते हैं या जो इतना हम लग्जरी सामान यूज़ करते हैं, हमारे पास ये है क्या चीज़, सारे का सारा ये टाइम के साथ डेवलप हुई हैं चीज़ें। मसलन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पहले, अब आई है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इंसान तरक्की करता गया ये सहूलियत बढ़ती गई है। उसके अलावा साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। फिर बाद में मेजरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आई। मसलन हमने कोई रूम बनाना है, हम 1 फीट 1 मीटर इसमें बात करते हैं, इससे पहले ऐसे नहीं था। मीटर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है या स्पेसिफिक लेंथ है जिसे हम मीटर कहते हैं। कोई भी आम लेंथ को मीटर का नाम नहीं दे देते। इसी तरह की फिट है, हम आम लेंथ को फिट का नाम नहीं दे देंगे। तो जो फिट है, मीटर है, ये सारे के सारे असल में एक स्पेसिफिक लेंथ की तरफ इशारा करते हैं। तो इन्हीं को अरेंज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम था। फिर अब इसको क्यों बनाया गया, मसलन इससे पहले क्या था कि फ़र्ज़ करें अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सपोज करें पाकिस्तान तो अभी बाद में बना है, ये सिस्टम इंटरनेशनल की जब बात करते हैं 1960 में आया था। पाकिस्तान जब बनता है उससे पहले जितने भी कंट्री से आपने सुना होगा कि पहले जो थे वो कोई नमक दे के चीनी खरीद लेता था, या फ़र्ज़ करें चीनी दे कोई और चीज़ खरीद लेता था। इस तरह करके आपके पास ट्रेडिंग होती थी या तिजारत होती थी। बाद में आपके पास पैसा आया, आपने पैसों में सारा काम कन्वर्ट करवा लिया। अगर कोई चीज़ खरीदनी आप पैसे देंगे और पैसों के मुकाबले में उतनी चीज़ ले लेंगे। इसी तरह लेंथ, टाइम, इन चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए था। मसलन अगर हम कहते हैं हम यहाँ पे बैठ के कहते, फ़र्ज़ करें यहाँ पे बैठ के कोई चीज़ खरीदी है, इसकी इंडिया में भी उतनी वर्थ हो, इसकी अमेरिका में भी उतनी ही वर्थ हो, तो उसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ही अगर आप लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमें एक सिस्टम चाहिए था। उस सिस्टम को असल में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप इस कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे शॉर्टली आप एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, जिसे आपने अक्सर सुना होगा कि वर्ग का यूनिट है ये फलां फलां, इसके एसआई यूनिट ही है। तो ये असल में ये चीज़ है। अब देखते हैं कि इस सिस्टम को बनाया कब गया और क्यों बनाया गया। इस सिस्टम को इस वजह से बनाया गया था कि हमारे पास मेजरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब उनको अरेंज करना, या आप ये कह दें अगर कोई मेजरमेंट मैंने यहाँ पे की है, इसकी इंडिया में भी वही वैल्यू हो, इसकी अमेरिका में भी वही वैल्यू, हर जगह वही वही वैल्यू हो, तो उसके लिए फिर पूरी दुनिया से कुछ लोग इकट्ठे हुए, साइंसदान इकट्ठे, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं अगर आप ये मेजरमेंट यहाँ पे करें, अमेरिका में करें, इसकी वर्थ सेम हो। मसलन हम 1 मीटर का एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। आप चाहे 1 मीटर कपड़ा इंडिया में जाके ले लें, चाहे पाकिस्तान में ले लें, चाहे अमेरिका में ले लें, आपको उसकी लेंथ सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके कहेंगे जी मेरे कदम, जैसे हम कहते हैं कदम है, हमारा जो एक कदम है ये 2 फीट के बराबर है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों। मतलब मैंने कदम कम उठाया तो ये 1 फीट होगा, मैंने कदम ज़्यादा बड़ा उठा लिया है तो ये 2 फीट हो जाएगा। इस तरह ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है 1 मीटर। तो उसी तरह ही टाइम भी एक स्टैंडर्ड है। आप ये कहते हैं कि जी मैं 5 मिनट में इतना फासला तय कर लेता हूँ या लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतना फासला तय करेंगे तो 5 मिनट ही होंगे। क्या पता आप स्पीड ज़्यादा कर दें, टाइम कम लगे। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है 1 मिनट, सेकंड, फ्लांट, आवर, ये वाली चीज़। तो इसी तरह ही सिस्टम इंटरनेशनल जो था ये 1960 में थे, साइंसदान इकट्ठे हुए थे 1960। और कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? पेरिस, फ्रांस यानी कि। तो वहाँ पे जाके इसकी मेजरमेंट की गई थी कि हमारे पास ये मेजरमेंट कैसे ये सिस्टम बना था। तो पेरिस में, फ्रांस में 1960 में साइंसदान इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मिलके इस सिस्टम को डेवलप किया था। ये जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि आप ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैला देंगे या पूरी दुनिया को दे देंगे, और यही मेजरमेंट चलेगी, यही टाइम चलेगा, यही सेकंड चलेगा। तो 1960 में पेरिस में मीटिंग हुई, तो उन्होंने ये जो मीटिंग की थी वेट्स और मेजर में की थी, यानी कि वेट हमारे पास क्या है, उसको कैसे अरेंज करना है, या किस में आएगा, कौन कौन से ये यूनिट बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास थी।
और जो मेजर हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं, इनको कैसे मेजर करना है, जैसे हमारे पास है फोर्स है, वर्क है, मीटर है, लेंथ है, ये सारी की सारी हमारे पास कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं। तो इसके जो असल में जो थे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था इस मीटिंग को, यानी कि हमारे पास एक आती थी बेस यूनिट्स, यानी ये यूनिट्स बने थे। पहला हमारे पास जो था ये बेस यूनिट्स था, बेस यूनिट्स। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर नोन एज द बेस यूनिट। यानी ये सिंपली आप कह दें, इसकी डेफिनेशन भी है, द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, यानी कि यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज कि बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उनको हम बेस यूनिट नाम देते हैं। और जो सेकंड इसका था वो है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, द यूनिट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड। ये सिंपल आप कह दें, इसकी डेफिनेशन है। मसलन बेस यूनिट क्या क्या है, लेंथ हमारे पास जो है, लास्ट टाइम मैंने आपको पूरे लेक्चर में बताया था कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्या होती है। बेस ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर दूसरी बनती हैं, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं बेस वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनती। तो ये मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास होती है लेंथ। लेंथ का यूनिट अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका मीटर आएगा, METER, मीटर। इसका जो सिंबल होता है वो M, यानी यूनिट हमारे पास, सॉरी, तो इसका ऐसे यूनिट हमारे पास मीटर आएगा, इसको आप M से डिनोट। इसी तरह ही अगर आप पास टाइम देखा जाए, इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड, और इसको SEC कहते हैं। इसी तरह ही आपके पास मैस है, मैस का होगा किलोग्राम, और हम इसे कह देंगे kg। इसी तरह हमारे पास जो 7 बेस यूनिट होते हैं बच्चों, आपके पास जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, करंट जो है, करंट का जो यूनिट होता है वो होता है आपके पास एम्पियर, और इसका जो यूनिट होता है वो A होगा हमारे पास। तो लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, मैस का किलोग्राम है, और आपके पास करंट का एम्पियर है। तो ये सारे के सारे जो यूनिट हैं ये आपके पास बेस यूनिट है। इसी तरह यहाँ पास लाइट यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, उसका यूनिट होता है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी आपके पास कौन सा होता है, बेस यूनिट होते हैं। इस तरह बच्चों 7 जो है वो बेस यूनिट है। ये आपने MCQ याद रखना है कि कितने, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा यूनिट्स हैं तो आपने कहना 7 बेस यूनिट्स। लेंथ, मैस, टाइम, करंट, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर, और आप कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला उसका यूनिट है, और नंबर ऑफ मोल्स है। तो 3 आपके पास और हैं, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर आप पास आ जाएगा केल्विन, इसको आप K से शो करवाते हैं। बच्चों ये साइंसदान का नाम होता है, ये हमेशा छोटे हर्फ से शुरू होता है। मतलब एम्पेयर है तो A स्मॉल से। अगर आपने कंप्लीट लिखना है तो आगे जाके इसके मैं आपको लिखने का तरीका भी बता दूंगा कि असल में कैसे कैसे लिखते हैं। इसके अलावा 2 यूनिट और हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एवोगैड्रोस नंबर है हमारे पास। तो एवोगैड्रो जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये भी याद रखिए कि बेस क्वान्टिटी है, ये डिराइव्ड क्वान्टिटी आपके पास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, CANDEL, और इसको जो शॉर्टली आप लिखते हैं CD लिखते हैं, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होगा कैंडेला, और इसको लिखेंगे CD। और लास्ट वाला जो बेस यूनिट है वो आपके पास बच्चों कौन सा होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, जो मैंने आप बताया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे आप कहते हैं असल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप जो लिखते हैं MOLE, और इसका जो यूनिट होगा MOL, यानी शॉर्टली सिंपल आप ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये उनके यूनिट्स हैं, और ये उनके सिंपल यूनिट को लिखने का तरीका है। यानी कि सिस्टम अगर M लिखा होगा तो आप कहेंगे किस क्वांटिटी का यूनिट M है, लेंथ का। अगर kg लिखा है तो आप समझ जाएंगे ये किलोग्राम का है। अगर आप पास K लिखा होगा आप समझ जाएंगे ये केल्विन है, और किसका यूनिट है, ये टेम्परेचर का। तो इस तरह ये 7 यूनिट है। ये आप पास MCQ आता था कि कितने बेस यूनिट है, तो आप कहेंगे बच्चों 7 बेस यूनिट है। अच्छा, हम अभी सप्लीमेंट्री को स्टडी नहीं करते, तो इसके साथ जो है वो आपके पास आ जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड, इस तरह डेफिनेशन लिख सकते हैं, यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। मसलन फोर्स एक डिराइव्ड है। फोर्स कैसे डिराइव्ड है, अगर हम फार्मूला लिखें F = ma, फोर्स एक डिराइव्ड है। चार्ज Q = I × T, डिराइव्ड क्वांटिटीज है।
मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इस तरह ही आपके पास एक्सेलरेशन है v ओवर टी एंड डेल्टा टी, तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह ये सारी की सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम यानी चार्ज c। मोमेंटम का क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे, आपको भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कैसे कैसे आएंगे, ना ही आपने इनको याद करना है। सिर्फ अभी आपने ये 7 क्वांटिटीज याद करनी है, इसमें आपने सिर्फ समझ लेना और कुछ भी याद नहीं करना है। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम है ऊपर जाके और बन जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो असल में ये सारे के सारे यूनिट डिराइव्ड यूनिट है। आप कह दें कि इनकी तादाद 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, तो बच्चों याद रखें इनकी तादाद 7 यूनिट्स हैं बेस, लेकिन डिराइव्ड आपके पास इनफाइनाइट है। ऐसे यूनिट जो ना तो बेस में आते हैं ना सप्लीमेंट्री में आते हैं, जो इसके अलावा होते हैं सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के। तो यहाँ पे फोर्स हो गया, इस तरह वर्क है, वर्क भी एक डिराइव्ड है। तो असल में सारे के सारे डिराइव्ड हैं। वर्क का क्या होता है, जॉल, जॉल किससे निकल के बनता है, न्यूटन मीटर, और ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन होता है बच्चों, मैथ का यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर न्यूटन के बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन से आ गए, बेस यूनिट आ गए। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास, वो आपके पास आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो उसको अब हम डिटेल में देखते हैं कि असल में सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या चीज़ है। तो आपके पास जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेजरमेंट्स में, उन्होंने 2 चीज़ों को डिवाइड करवा दिया था, डिराइव्ड में को भी और बेस को भी। लेकिन वो सिर्फ किस चीज़ को स्टडी नहीं, सॉरी ड्राइव नहीं कर, वो आप कह दें क्वालिफाई नहीं कर पाए, या किस चीज़ को उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स से। तो जो थर्ड हमारे पास टाइप्स है वो आ जाएगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री अच्छा बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। मसलन ज्योमेट्रिकल आप कह दें, अब आपने फोर्स देखा, लेंथ देखा, मैथ, टाइम, आपने टेम्परेचर, इसके अलावा आपने वर्क, सभी, आपने एंगल का जिक्र नहीं किया इसमें, ये होते हैं ज्योमेट्रिकल। इन यूनिट्स को असल में आपके पास ना बेस में रखा गया ना डिराइव्ड में रखा गया। इसके लिए हमारे पास थर्ड टाइप है, वो आपके पास आ जाती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी आप कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं हमारे पास, उनको हम असल में किसका नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री का। यानी कि जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी, एंगल्स वगैरह, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के लिए होते हैं। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उन्हें आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे देते हैं। अब इसके असल में 2 पार्ट हैं। आपके पास एक रेडियन होता है, दूसरा स्टेरेडियन होता है। अब इसको पहले समझते हैं कि रेडियन क्या चीज़ है और स्टेरेडियन क्या। पहले हम रेडियन को समझते हैं। बच्चों मैं कह दूं, आपके पास सपोज करेंगे कोई सर्कल है, ये इसका रेडियस r है। सपोज करें जी ये 2 मीटर का है, मैं 2 मीटर का है आपका। आप इधर चलें, ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, और यहाँ पे जब 2 मीटर फासला तय हो जाए आप रुक जाएं। अब अगर आप इसको कट करवाएं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, उस एंगल को असल में आपने कह देना ये 1 रेडियन का बना है। कब, जब आप सर्कल के ऊपर चलते जाएं और कितना फासला तय करें, जितना उसका क्या है रेडियस है, आप वहाँ पे जाके रुक जाएं, और तब जो आर्क बनती है उसका जो एंगल सेंटर के साथ बनता है उसे आप कहते हैं 1 रेडियन। यानी हम कह दें कि जब ये आर्क लेंथ है हमारे पास बच्चों, ये आर्क लेंथ, जब आर्क लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए, तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन एंगल। यानी हम कहते हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc whose length is equal to the radius of the circle। कि आप कह दें कि आपके पास वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनता है किससे, एक आर्क से, जिसकी लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस सर्कल के। यानी कि ये हमारे पास आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ सर्कल।
और आप तब कहेंगे जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 1 रेडियन का। मुझे ये चीज़ याद रखनी है। अब जो असल में एमसीक्यू आता होता है कि हाउ मैनी रेडियंस आर इन वन सर्कल। मसलन आप कह दें कि आप इस पूरे सर्कल पे चलते जाएं, ये पूरा आपने एक सर्कल तय कर लिया यहाँ तक। अगर आपसे पूछा जाए वन कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 1 कंप्लीट सर्कल, आपसे पूछा जाए कितने रेडियन होते हैं, आपके लिए इसमें जनरल फार्मूला बताते हो। फार्मूला होता है S = RT, थीटा। यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में निकलेगा। अब आप कहेंगे जब मैं पूरे सर्कल के ऊपर चलूँ, पूरे सर्कल पे यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने कितना फासला तय किया, एसओ का फासला तय कर दिया। तो आपने कहना जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है, आप कहेंगे मैंने 2πr तय किया। यानी जब पूरा सर्कल तय किया तो फासला कितना होगा, 2π। अगर आधा होगा तो πr, तो आप 2πr, तो यहाँ पुट करें 2πr = r थीटा। r से कैंसिल, तो थीटा होगा 2π रेडियन। तो ये चीज़ याद रखें, एक पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं आपके पास, 2π रेडियन होते हैं, 2π। और अगर आपसे पूछा जाए हाफ सर्कल में कितने होंगे, या सेमी सर्कल इसे हम कहते हैं। बच्चों देखें, जब आप हाफ सर्कल तय करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक तय करेंगे। अब आपका फासला जितना होगा ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब होगा आप पास πr। पूरे सर्कल का होता है 2πr, आधा होगा तो इसको आधा कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो πr रह जाएगा। तो आधे सर्कल का फासला πr। अब यहाँ पे पुट करें πr × r थीटा, r से कैंसिल, r से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा पाई। तो आधे सर्कल में होते हैं पाई रेडियन। ये बच्चों आपने चीज़ याद रखनी है। ये एमसीक्यू आता होता है कि 1 कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, आपने कहना 2π, और हाफ सर्कल में कितने थे, 2πr। और ये याद रखें कि आपके पास सर्कल के रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। एक पूरे सर्कल में होते हैं 2π रेडियन, और एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री एंगल। अगर कहा जाए 1 रेडियन, एक सर्कल में 2π रेडियन होते हैं और डिग्री कितने होते हैं, 360। तो हम यहाँ पे रेडियन और डिग्री में रिलेशन स्टडी करने लगे हैं। तो 360 डिग्री ओवर 2π, यानी 360 डिग्री ओवर 2 × 3.14। तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा 57.3 डिग्री के बराबर। तो ये एमसीक्यू याद रखें, 1 रेडियन जो होता है वो बराबर होता है आपके पास 57.3 डिग्री। और अब एक टास्क मैं आपको देने लगा हूँ, आपने 1 रेडियन में डिग्री बताने। उसके लिए क्या होगा, 1 डिग्री में रेडियन बताने, तो 1 डिग्री इधर आ जाएगा, 57.3 इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो आपस 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। वो आपने खुद कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो बच्चों यहाँ तक हमने ये सीखा है कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन सर्कल के सेंटर के साथ वो एंगल होता है जब आर्क लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए। अब बच्चों जो सर्कल होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, तो ये जो रेडियन होता है ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ आप कहते हैं वो जो प्लेट वगैरह होती है, थाली वगैरह, वो 2 डायमेंशनल है आपके पास है, ये उसके ऊपर एंगल है। या आप कोई कागज़ लें, उसको इस तरह गोल कट कर लें तो उसके सेंटर के साथ एंगल है, तो ये 2 डायमेंशनल एंगल होगा। 2 डायमेंशनल को आप प्लेन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रेडियन जो है ये 2 डायमेंशनल है, 3, तो आप कहेंगे 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल को आपके कहते हैं प्लेन। इसका मतलब जो रेडियन है वो प्लेन एंगल का यूनिट होता है। तो ये याद रखनी है, 2 डायमेंशनल, या आप क्या कह देंगे, प्लेन एंगल है। तो रेडियन जो है वो प्लेन एंगल है और 2 डायमेंशनल है, और एक सर्कल में 2π रेडियन होते हैं और सेमी सर्कल में पाई रेडियन होते हैं। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होगा। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री के 2 यूनिट से, एक रेडियन था, दूसरा स्टे रेडियन था। अब स्टे रेडियन को हम समझते हैं क्या चीज़ होती है हमारे पास। पहला हमने देखा कि रेडियन वो वाला एंगल है जो सर्कल के सेंटर के साथ बनता है, किससे, एक आर्क से, जो किसके बराबर होती है, सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। अब जो सेकंड है वो हमारे पास है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। बच्चों फुटबॉल जो देखें, फुटबॉल ऐसे होता है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, और बाहर को भी निकला होता है। ये 3D में होता है। मसलन अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे ड्रा होगा, ये मेरे पास कुछ ऐसी शेप बनेगी। यानी कि फुटबॉल अगर फ़र्ज करें, ड्रा करेंगे
तो ये ऐसे ड्रा होगा मेरे पास। तो ये हमारे पास 3D आ जाएगा। तो जो फुटबॉल होता है ये सफ़ैयर होगा, वो सर्कल था, ये मेरे पास क्या होगा, सफ़ैयर। सफ़ैयर किस तरह होता है, 3 डायमेंशन, इसको मैं 3D लिख रहा हूँ, जैसे 2 डायमेंशन को 2D लिखा जाता है। और ये हमारे पास होता है स्पेस, इसे स्पेस भी कह सकते हैं बच्चों, स्पेस 3D में आपके पास आ जाएगी। तो हम कह देंगे सफ़ैयर है, 3 डायमेंशन है, इसे आप सॉलिड एंगल भी कहते हैं। जैसे उसे हम प्लेन एंगल कहते थे, इसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे। चलिए, यानी अगर आपसे पूछा जाए स्टेयर रेडियन जो है, रेडियन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और प्लेन एंगल होता है, स्टेयर रेडियन 3 डायमेंशनल होता है और ये सफ़ैयर वगैरह और सॉलिड एंगल होते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब आप कहेंगे वहाँ पे भी सेंटर में, यहाँ पे इसका सारी बात कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर से इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। आप कहते हैं फर्ज करें जी इसका रेडियस है 3 मीटर, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ इसका स्क्वायर कर लें, सपोज करें आर का आपने स्क्वायर कर लिया, इसका सपोज करें जी 3 मीटर था, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 मीटर स्क्वायर। अब आप 9 मीटर स्क्वायर करना, इसके ऊपर आर वो ड्रा करें, एरिया, यानी जितना भी सफ़ैयर है, मसलन आप कहते हैं 4 मीटर उसका रेडियस है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, आप इसके ऊपर 16 का एरिया कट करवाएं। आप कहते हैं इसका एरिया जो है ना इस सर्कल का 16 मीटर स्क्वायर है, यानी जितना इसका रेडियस है उसका डबल कह दिया, स्क्वायर कर लें। आप कहेंगे आपने उतने का इसके ऊपर कट करवा लिया एरिया। अब ये जो एरिया होगा ये अपने इसके सेंटर के साथ कोई एंगल बनाएगा ऐसे करके, इस एंगल को हम कहते हैं 1 स्टेयर रेडियन या 1 SR। तो बच्चों ये चीज़ याद रखनी है, आप कह देंगे द एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया वूज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल सबस्टेंड, द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द sphere by an area that is equal to the square of the radius of the, that is equal to the square of the radius of sphere। तो यानी कि आप कह दें कोई भी सफ़ैयर फुटबॉल है तो ये असल में 3 डायमेंशनल होगा, तो ये इसकी शेप ऐसे बनेगी आपके पास बच्चों। यानी यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ, ये फ़र्ज़ करें ये इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, सफ़ैयर के रेडियस, तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के साथ ये जो एंगल होगा, ये इधर से भी, ये इधर से भी, तो ये जो एंगल बनेगा ये 3D में होगा आपके पास, इसे हम 1 स्टेयर रेडियन कहेंगे। तो ये हमारे पास 1 स्टेयर रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एरिया ऐसा है, कितना एरिया है वो रेडियस का स्क्वायर है, तो वो जो सफ़ैयर के सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं उसे हम 1 स्टेयर रेडियन कहते हैं। और एक कंप्लीट सफ़ैयर में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने स्टेयर रेडियन होगी, तो आप कहेंगे 4 पाई स्टेयर रेडियन। तो एक कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन, और एक कंप्लीट सफ़ैयर में अगर आपसे रेडियन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 4 पाई स्टेयर रेडियन होंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था कि ऐसे यूनिट्स क्या थे और कितनी तरह डिफाइन किए गए थे, और हमारे पास बेस यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अगर आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी जगह कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।